स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेल। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसको बेटा हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल। ओके, तो सेल का मैंने PDF भी आप लोग को सेंड किया जाएगा, तो आप लोग अपना नोट्स भी उससे ज़रूर बना लिएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर के बारे में। तो सेल, आपको पता है सेल के बारे में, आप वो क्लास 6-7 से ही पढ़ते आए हैं सेल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेल है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वो क्या होती है, एक यूनिट। ठीक है, तो ये जो सेल होता है, आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, वो सब किससे बने होते हैं, सेल से। अब वहीं पे अगर हम देखें कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो कि लार्ज नंबर सेल से बने होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कुछ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हमारे जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लार्ज नंबर सेल से बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे आप देखते हो कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो चाहे आप बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप किसकी बात कर सकते हैं, बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं। बैक्टीरिया में आपका जैसे एक आर्की बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया, और एक आपका आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ओके, फंजाई होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो आप देखते होंगे कि ये सब हमारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से। ठीक है, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 2 टाइप्स के हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट्स यूनिसेलुलर और वेदर इट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हमारे ये सिंगल सेल से बने हैं, तो इस सिंगल सेल में ही उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है बॉडी की, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं, या जो भी रिप्रोडक्शन या जो ग्रोथ या DNA का डिवाइड होना, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये जो भी उनकी प्रोसेस है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनिज्म की, वो इस सिंगल सेल में ही परफॉर्म होती है। ओके, बट इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर, अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक जो सेल है, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं, तो मल्टीसेलुलर में जो हमारे एक सेल है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन ही परफॉर्म करता है। ठीक, सपोज़ 1 या 2 या कुछ 1-2 ऐसे कुछ फंक्शंस या कुछ फंक्शंस एक सेल ही परफॉर्म करता है। ठीक, फिर कुछ ऐसे फंक्शंस, फिर दूसरा सेल भी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ये बने हैं, तो सभी सेल्स कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक सेल 1 से 2 फंक्शन कर सकता है, दूसरा सेल कुछ फंक्शन करेगा। ठीक, तो मतलब इस तरह से हमारे जो सेल हैं मल्टीसेलुलर्स में, क्योंकि वो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी का। ओके, यहाँ पे हम एक चीज़ और जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक, क्या पूछा जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ये सेल्स हैं इनको हम डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। इसलिए डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो उनका काम है वो क्या है, डिवाइड है। जो उनका काम है वो क्या है, बटा हुआ है, डिवाइड है। जैसे कि ये हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक, जो टिश्यूज़ बनाते हैं।
तो हमारे ये जो सेल्स हैं, जैसे इसमें से ये सेल है, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आप देख रहे हो काम इसका वर्क जो है वो डिवाइड है। जैसे कुछ हमारे मसल सेल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है। हमारे नर्व सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेज कैरी करते हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं वो उनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिवाइड है, मतलब वो क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक। उनका जो काम है सेल का वो क्या होता है, सभी का बटा हुआ होता है। मसल सेल्स हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर लेंगे, नर्व सेल्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो मैसेज होता है उसको कैरी करते हैं। तो इस तरह के हमारे जो सेल्स हैं उनका फंक्शन डिवाइड होता है, इसीलिए हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। ओके। नेक्स्ट, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इंडिविजुअल्स में जो हमारे लाइफ स्पैन, मतलब अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो जो लाइफ स्पैन मतलब यही होता है कि उसकी कितने दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। तो उसका जो इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, ठीक। वो ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव नहीं करता। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत ही लंबी होती है। ओके। नेक्स्ट, जैसे कि आपको दिख रहा है ये नोट्स, तो नोट्स में जैसे क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस यूनिवर्स में वो सेल से बने होते हैं। या तो वो सिंगल सेल में एग्जिस्ट करेंगे या मल्टीपल, जैसे हम लोग ने अभी बात किया था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर है तो वो सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर है तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज हैं हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, जैसे रॉबर्ट हुक, ये हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, ये बहुत ही अच्छा चार्ट दिया है आपका टेबल के फॉर्म में, जो आप शॉर्टली इनका पीरियड ऑफ टाइम कि ये कब डिस्कवर किए हैं, उनका नेम, और प्लस उन्होंने क्या डिस्कवर किया। जैसे रॉबर्ट हुक हमारे क्या से, ये सबसे पहले इन्होंने सेल डिस्कवर किया। कहाँ पे डिस्कवर किया इन्होंने, एक्चुअली जो बार्क होती है, मतलब जो बार्क होती है, तो वहाँ से उन्होंने क्या, कुछ सेल्स जो बार्क होती है हमारी ट्री, या जिसको छाल भी हम बोलते हैं, तो जो ट्री का बार्क होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने थोड़ी सी स्लाइस दिखाई, ठीक। तो जो जैसे बार्क ऑफ ट्री है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉर्क सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ कॉर्क्स उन्होंने स्मॉल अमाउंट में उसको जब लिया, ठीक, तो लेने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो उनको देखने को मिला कि उन्हें बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट उन्होंने देखा, ठीक। जैसे क्या हुआ कि उन्होंने जो बार्क होता है, ठीक, जो बार्क होती है ट्री की, ठीक, उसमें का जो कॉर्क वाला पोर्शन होता है, कॉर्क की एक स्लाइस उन्होंने निकाली, ठीक। सपोज़ ये क्या है, कॉर्क की स्लाइस है, तो इस कॉर्क की जो स्लाइस है इन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये चीज़ इसमें देखा कि इस स्लाइस में उनको बहुत ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे। क्या दिखा, कंपार्टमेंट, या आप लिटिल रूम भी कह सकते हो। तो ये जो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखा, यही कंपार्टमेंट क्या है, सेल। यही कंपार्टमेंट क्या है, सेल। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, इस कंपार्टमेंट को उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कहा कि ये जो स्मॉल हमारे कंपार्टमेंट है वो क्या है, सेल। क्लियर। आप इसको लिटिल रूम भी कह सकते हो कि जो सेल की जो हमारी लेटिन मीन्स होती है वो लिटिल रूम, क्योंकि इनका जो कंपार्टमेंट है वो छोटे छोटे रूम की तरह होते हैं, दिखते हैं हमें, तो इसलिए हम उनको लिटिल रूम भी कह सकते हैं, आप कंपार्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने ही इस सेल को डिस्कवर किया। ओके। नेक्स्ट, अगर हम और साइंटिस्ट की अपनी बात करें तो ल्यू वैन होक, ये जो थे इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, फाउंड प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। तो पॉन्ड वाटर में जो हमारे लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक, जो पॉन्ड वाटर होते हैं उसमें भी हमारे कुछ लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, तो उसको कौन डिस्कवर किया था, ल्यू वैन होक इन 1674। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो भी सेल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्लस आपके सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज में जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, तो आपके इतने सेल ऑर्गेनेलीज और प्लस ये हमारा न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन,
ओके। पुरकिंजी, इन्होंने क्या डिस्कस किया, प्रोटोप्लाज्म विच इज़ लिक्विड पार्ट इन अ सेल। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में हमारा न्यूक्लियस पाया जाएगा, और हमने बात किया सेल ऑर्गेनेलिज में जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। ओके, तो क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस और प्लस ये जो हमारे सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनेलिज के बीच में एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। प्लस आप लिविंग सेल्स भी इसको कह सकते हो। तो क्या होता है कि प्लस हमारा ये सेल ऑर्गेनेज और प्लस इसका लिक्विड मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। मतलब ये सेल हमारा क्या है, लिविंग है, जिसमें न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलिज है, आपका साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या है, आपका प्रोटोप्लाज्म। इस तरह के सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, या लिविंग सेल्स भी आप बोल सकते हो, जब इसमें क्या साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लस आपके सेल ऑर्गेनेज सब कुछ बिल्कुल अच्छे से वेल डेवलप्ड प्रेजेंट हो। तो ये कौन डिस्कस किया था, पुरकिंजी। इन्होंने क्या डिस्कस किया कि आपके न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेज के बीच में एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट स्केलेटन एंड स्क्वन, इन्होंने 1839 में डिस्कस किया, प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया, डेट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली मेड ऑफ सेल्स। तो हमारे जो स्केलेटन एंड स्क्वेन हैं, इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस यूनिवर्स या हमारे इस अर्थ पे, वो सब किससे बने होते हैं, सेल से। विर्चॉ, इन्होंने क्या बताया, इन 1855 सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। इन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे न्यू सेल्स बन रहे हैं वो पुराने वाले सेल से ही या प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं, या प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारे न्यू सेल्स बन रहे हैं। कैसे, जैसे ये हमारे क्या है, सेल है। सेल हमेशा डिवाइड करते हैं, इस बात को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। सेल्स कैसे डिवाइड होगा, हमेशा एक सेल्स किस में डिवाइड करेगा, 2 में। ठीक, फिर ये फर्दर हमारा सेल्स डिवाइड कर सकता है 2 में, फिर ये फर्दर इस तरह से हमारे सेल्स, ऐसे हमारे सेल्स फर्दर डिवाइड करते रहते हैं। तो अब ये सेल्स हमारे क्या हैं, ये सेल हमारा क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से आप देख रहे हो न्यू सेल्स हमारे एराइज हो रहे हैं। तो विर्चो ने यही बताया था कि जो भी हमारे न्यू सेल्स एराइज हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले वाले सेल से ही एराइज हो रहे हैं। ओके, जैसे हम कहाँ से आए, हम अपने पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स कैसे आए, अपने पेरेंट्स से। तो ये भी क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे न्यू प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स या ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आई होप ये आपको चार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लस शॉर्ट में ही आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये साइंटिस्ट है, हमेशा रॉबर्ट हुक के बारे में 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है, डैट हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप डायरेक्टली बोलोगे रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट ब्राउन कौन थे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था कि सेल में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। पुरकिंजी ने क्या किया, तो ये सभी साइंटिस्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या है, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। स्ट्रक्चर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि सेल हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो किससे बना हुआ है, सेल से। फंक्शनल यूनिट ये क्योंकि जो भी सेल्स में, जो भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शन हो रहा है वो कौन परफॉर्म करता है, सेल। दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिट। ये हमारा यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। और आपको पता है कि ये जो सेल्स हैं यही आगे चल के हमारे क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, और टिश्यू से आपका बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से ही आपका एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक, तो जब सेल्स हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हमारे बनते हैं तो उसको हम एक ऑर्गन बन के तैयार होता है, और फिर ऑर्गन से ही हमारा क्या एक सिस्टम बन के तैयार होता है। इसको हम फर्दर भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके,
सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गई कि जो सेल्स है वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग मीन्स वो सेल्स जो ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी सेल से हमारे नेचर से राइज होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आपको अच्छे से क्लियर है। हम लोग ने डिस्कस किया कि ये वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सिंगल सेल से बने हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। प्लस इस सिंगल सेल में ही, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल में ही इनके सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। मतलब इनके लिविंग इस ऑर्गेनिज्म में जो भी इनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ होगी, जो भी इनकी मेटाबॉलिज्म होगी, या इनका जो भी रिप्रोडक्शन या सेल का डिवीज़न जो भी प्रोसेस होना है, वो इस सिंगल सेल में ही होगा। ओके, लेकिन हम माइटोकॉन्ड्रिया की मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो सभी सेल्स मिल बांट के अपना काम करेंगे। जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर हम लोग बात किए थे, जैसे कुछ सेल्स हमारे ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स हमारे अदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से होता है। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से इट मीन्स सभी सेल्स मिल के काम करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डिवीजन ऑफ लेबर। उनका काम क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे कि हमने बताया था, कुछ हमारे नर्व सेल्स होते हैं, कुछ हमारे मस्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से ही अराइज हुए। तो कैसे अराइज हुए वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। अ सेल हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। तो जैसे कि हमने बताया कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनके पास डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब एक सेल है तो एक से दो बनेगा, फिर दो से चार, फिर 8, 16, इस तरह से हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे सेल्स जो हैं डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तभी तो उसका नंबर इंक्रीज़ करेगा। हमारे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो टाइम पे क्या होते हैं, कुछ टाइम उनका जब पूरा हो जाता है तो उसकी डेथ भी होती है। कुछ सेल्स हमारे डैमेज्ड भी होते हैं, तो उनकी वापस से रिपेयरिंग प्लस न्यू सेल्स का बनना। तो इस वजह से हमारा जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं, और जो सेल्स हमारे डिवाइड करेंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल्स के अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये सेल्स हमारे डिवाइड करेंगे 2 में, ये फर्दर हमारे 2 में डिवाइड करेंगे, ये फर्दर। तो इस तरह से हमारे जो सेल्स है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जैसे इस टाइम हमारे एक सिंगल सेल है, बट आगे चलने के बाद जब ये सेल कंटिन्यू हमारे डिवाइड ऐसे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिंगल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल। तो सेल के हमारे बहुत से शेप होते हैं, जैसे आरबीसी, मसल सेल्स। द शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब क्या होता है कि जैसे शेप ऑफ सेल्स, मतलब हमारे सेल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे जो सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जिस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका शेप होता है। मतलब आप ये कह सकते हो जिस तरह उनका फंक्शन है या जिस तरह वो काम करते हैं उसी तरह उनका शेप भी होता है, ठीक। तो उनका जो शेप है वो वेरी करता रहता है। वेरी मीन्स चेंज, ठीक है। तो जो शेप होता है वो सेल का वो क्या वेरी करता रहता है, और वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, उनके फंक्शन में। फंक्शन क्या, कि वो किस तरह का फंक्शन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म कर रहे हैं, उसी की तरह उनका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। तो आइए कुछ शेप को हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे आरबीसी सेल्स है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ये आपका मसल सेल्स है जो हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और इन सब सेल का फंक्शन क्या है, अलग है ना। फंक्शन क्या है इन सब का, अलग है। दैट्स वाई वी कॉल इट डिवीजन ऑफ लेबर। आई होप आपको डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आया हो। ये आपका पैरामीशियम है, ये डायटम्स है, ये आपके नर्व सेल्स है, ये आपके गार्ड सेल्स है जो कि लीफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये सब आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं। अ सेल कंटेन्स 3 फीचर्स।
सेल्स में हमारे 3 फीचर्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अगर हम किसी एक सेल को देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका न्यूक्लियस, जैसे हम लोगों ने बताया था। सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो सेल होता है ये एक मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लस हमने जैसे बोला था, इस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड मीडियम पाया जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल है उसकी एक आउटर कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि सेल में हमारी कौन सी मॉलिक्यूल्स, चाहे वो हमारे एमिनो एसिड्स हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर आएगा या कब उसे जाना है, ये जो डिसाइड करने वाला टाइम है, ओके, मतलब सेल्स में, तो सेल्स में कोई भी सब्सटेंस कब एंटर करेगा या कब उसे वापस जाना है, तो ये कब होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी भी सेल का जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ करेगा। ठीक, बात समझ में आई? बात ये है कि हमारा ये क्या है, सेल है, सेल में कौन सा सब्सटेंस इनसाइड मूव करेगा या कौन सा सब्सटेंस आउटसाइड मूव करेगा, वो कौन डिसाइड करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सेलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, मतलब कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना है या कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना है। दैट्स वाई वी कॉल इट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब पॉइंट्स हम रीड करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ जस्ट लाइक अ एनवलप। तो ये क्या है, एक एनवलप है जो हमारे पूरे सेल्स को क्या किया है, कवर किया है। Therefore our cells get separates from the external environment। तो हमारा जो सेल है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैसे अलग है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही। जैसे ये सेल है तो ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या है, अलग है। किसके कारण अलग है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण। नेक्स्ट, therefore a cell gets separate from the external environment because it has a plasma membrane। Next point, the plasma membrane has the capability to decide which material should enter or leave the cell। आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना है, और मटेरियल किस टाइप के मटेरियल, जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब हमारे सेल्स के अंदर मूव करते रहते हैं या बाहर भी मूव करते हैं, हमारे आयंस होते हैं। तो कौन से हमारे सब्सटेंस अंदर मूव करेगा, ये कौन सा मटेरियल बाहर मूव करेगा, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। और एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। आपका लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें आपका लिपिड का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रोटीन का भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बट आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये करीब 10% आपका पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा ये जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मार्क करिए, क्योंकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अक्सर एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये आपका क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, आप देख रहे हो, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि सेल की आउटर कवरिंग है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो कि हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है। ये जो ब्लू है ये क्या है, प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है। और इस तरह जो आपको दिख रहा है, ये वाले जो हमारे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके कुछ हमारे लिपिड्स हैं, क्या है, लिपिड्स, ठीक है। अब हमारे क्या है, कुछ हमारे लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का शेप आपका ऐसे होता है, ठीक, लिपिड्स हमारे ऐसे शेप होते हैं। तो ये क्या है, सपोज जैसे हम लोग ने बात किया कि ये हमारे इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन्स में आप देख रहे हो पूरी तरह से ये क्या है, एकदम मतलब मर्ज है, ठीक है, क्या है, पूरी तरह से ये एम्बेडेड भी आप कह सकते हो। तो ये हमारे क्या है, लिपिड्स भी होते हैं, यहाँ पे हमारे लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया था 3 चीज़ों से, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये हमारे जितने भी ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये हमारे क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। और ये हमारे जो होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप कुछ, तो ये हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरह की हमारी सराउंडिंग पूरे सेल में कवर्ड होती है, और उसमें
ये प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, पूरी तरह से हमारी प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती हैं और कुछ प्रोटीन्स हमारी पेरीफेरल होती है। इसका मतलब ये होता है कि पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो पूरी तरह से देख रहे हैं आप मेम्ब्रेन से बिल्कुल बस इसका एक सरफेस अटैच है, बाकी पूरा फ्री है, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ये होती है कि जो पूरी अंदर तक एम्बेडेड होती है। ये आपकी 2 टाइप्स की प्रोटीन होती है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिपिड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है आपके? लिपिड है, ये लिक्विड मीडियम होते हैं। तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करता है कौन? आपका जो लिपिड है, मीन्स आपका जो कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिसाइड करता है, उसको मैनेज करता है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जा रहे हैं। तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स 2 वर्ड्स आप इसमें ज्वाइंट है। ग्लाइको मीन्स आपका क्या हो गया? आपका जो आपके ग्लूकोज वगैरह है और प्लस प्रोटीन। जब आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइंट हो, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और वहीं पे जब आपका प्रोटीन प्लस लिपिड से ज्वाइंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड, लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपकी 2 चीज़ है। तो जब आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और जब आपका लिपिड किससे बाइंड है? कार्बोहाइड्रेट से, तो आप उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपका एक ग्रीन कलर से दिखाया गया, एक ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इस तरह की हमारी प्रोटीन्स जो हैं, लिपिड्स जो हैं वो पाया जाता है। तो 3 चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस से बने होते हैं। लिपिड है आपका, प्रोटीन है प्लस आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से लिपिड आपका क्या होता है? ज़्यादा कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो उनकी फ्लूइडिटी को डिसाइड करता है। साइटोस्केलेटन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको साइटोस्केलेटन दिख रहा है। साइटोस्केलेटन ये होता है कि ये जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको वो बांध के रखते हैं ताकि हमारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर उधर मूव ना कर पाए। तो साइटोस्केलेटन फिलामेंट क्या करते हैं? एक तरह से इसको क्या, एक तरह से सपोर्ट आप कह सकते हो कि एक तरह का वो इसको क्या प्रोटेक्ट और प्लस सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट। तो आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट कुछ होते हैं। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरह से बाइंड करके रखते हैं ताकि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेफ रहे, सपोर्ट रहे, उसको सपोर्टिंग प्लस उसको प्रोटेक्शन भी रहे। ओके। और ये हमारी प्रोटीन्स, इस प्रोटीन्स का काम ये होता है कि ये हमारे इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, प्लस चैनल भी, कुछ प्रोटीन हमारी जो होती हैं वो चैनल बनाती हैं। चैनल मीन्स आप कह सकते हो एक डोर की तरह भी आप समझ सकते हैं कि ये चैनल है, डोर होती है। जैसे कोई भी सब्सटेंस जब मूव करना है तो यहाँ की जो हमारी ये प्रोटीन की जो चैनल है ये ओपन हो जाती है और फिर हमारा सब्सटेंस मूव करता है। जैसे क्या होता है कि ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारा मेम्ब्रेन हमने बना दिया, ठीक है। और ये हमने एक प्रोटीन बना दी है जो कि चैनल की तरह होती है। किसकी तरह? चैनल की तरह। सपोज हमारा ये क्या है, अमीनो एसिड है, और इस अमीनो एसिड को इस सेल के अंदर मूव करना है। ठीक। तो सेल के अंदर मूव करना है तो कैसे मूव करेगा? अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस जब चाहे वो इजीली मूव कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर या फिर सेल के जो भी मटेरियल है उसको बाहर मूव कराने में। तो क्या होगा कि जब हमारे कोई भी अमीनो एसिड जब इसको सेल के अंदर मूव करना है तो हमारे ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स का जो ये चैनल है ये क्या होगा? ओपन होगा। ये क्या होगा? ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये अमीनो एसिड हमारा सेल के अंदर मूव करेगा और ये वापस से जो चैनल है वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से चैनल्स पाए जाते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कब मूव करना है। तो ये सब काम हमारे कौन करता है? प्रोटीन्स करती हैं। प्लस प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्टिव और प्लस उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन होती हैं, प्लस आपकी पेरीफेरल कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो आपका पेरीफेरल मीन्स सरफेस पे पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके एम्बेडेड होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर।
पूरे हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है ये? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसमें हम लोग पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्लस फ्लूइड मतलब ये हो गया कि हमारे मेम्ब्रेन में ये जो भी प्रोटीन्स हैं वो क्या करती रहती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि लिक्विड मीडियम है, ये उसी में फ्लोट करती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन्स हमारी पाई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें पाए जाते हैं, तो ये फ्लोट करती रहती हैं। तो इसीलिए ये क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पूरे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोज़ेक आपका क्या एक्सप्लेन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू इट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कंपोनेंट्स कैन फ्लो फ्रीली एंड फ्लूइडिटी इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे जो कंपोनेंट्स है, हमारे जो लिपिड है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो हमारे कंपोनेंट्स है वो क्या फ्री होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स है वो ईजिली उसमें फ्लोट करते रहते हैं, एक मोज़ेक मेंटेन होता है। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसमें ये तीनों सब्सटेंस हमारे क्या करते हैं, एकदम फ्री रहते हैं और वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत ही बेटा आपका इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे ताकि ज़्यादा ना हो, और आप एक बार इसको PDF के थ्रू इसको फिर से आप रीड कर लेंगे। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप उसको तुरंत अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस